गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायोलॉजी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बेटा पिछले कुछ दिनों से अपना पाचन तंत्र स्टार्ट कर चुके हैं अपन। उसमें बेटा अपन आहार नाल की संरचना पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आहार नाल की संरचना खत्म करने के बाद अपन ना आहार नाल से संबंधित ग्रंथियों के बारे में चल रहा है, ठीक है। और उसमें आपको मैं लार ग्रंथियों के बारे में पूरा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कि भाई मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, लार का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, मीन्स उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसका वर्क क्या है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज अपन दूसरी ग्रंथि से शुरू करते हैं, ठीक है ना। और दूसरी ग्रंथि कौन सी बेटा? अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। तो आप ना ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बेटा पहली कौन सी है वो अपन इसके बाद में पढ़ेंगे, और वो बेटा यकृत है, लिवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को माना जाता है। और यकृत के बाद दूसरे नंबर पे जो ग्रंथि आती है वो कौन सी है बेटा? अग्नाशय, ठीक है। आगे चलिए। जो ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य उपस्थित होती है। ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य उपस्थित होती है, ठीक है। यह ग्रंथि अनियमित आकार की होती है, ठीक है। आगे चलिए। ऐसे चाहे यूं लिख दो, अनियमित आकार की मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित क्यों कहा बेटा? क्योंकि देखो, सुन लो आप, शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहिर्स्रावी ग्रंथियों में बेटा त्वचा की जो ग्रंथियां हैं, जैसे श्वेत ग्रंथि, जैसे तेल ग्रंथि, ठीक है, जैसे स्तन ग्रंथियां, ये तो बहिर्स्रावी प्रकृति की होती हैं। और जैसे बेटा छोटी कक्षाओं से आप पढ़ते आ रहे हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण और अंडाशय, ये जो ग्रंथियां हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। आपके समझ में बैठ रही है। लेकिन बेटा अग्नाशय ग्रंथि की यदि अपन बात करें तो अग्नाशय ग्रंथि का कुछ भाग अंतःस्रावी प्रकृति का और अधिकांश भाग बहिर्स्रावी प्रकृति का होता है। अतः इसे मिश्रित प्रकार की ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है बेटा। आगे चलिए। इसी में इस ग्रंथि का उद्भव भ्रूण के दो प्रकार के कोशिकीय समूह पाए जाते हैं। अब आपको बेटा दोनों प्रकार के कोशिकीय समूहों के बारे में कहना है, ठीक है ना। तो एक तो अपन पहला पढ़ेंगे इसमें एसिनाई।
और दूसरे प्रकार का कोशिकीय समूह अपन पढ़ेंगे बेटा नंबर 2, इधर लिख रहा हूँ, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ये दोनों प्रकार के कोशिकीय समूह हो गए, ठीक है ना। अब आपको इन दोनों के बारे में लिखना है, ठीक है। यह बहिर्स्रावी कोशिकाओं का समूह है, बहिर्स्रावी कोशिकाओं का समूह है, ठीक है बेटा। बहिर्स्रावी कोशिकाओं का समूह है जो संयोजी ऊतक में, संयोजी ऊतक के बीच बीच में स्थित होता है, स्थित होता है, ठीक है। संयोजी ऊतक के बीच बीच में स्थित होता है। इन कोशिकाओं के द्वारा क्या स्त्रावित किया जाता है बेटा? अग्नाशयी रस। तो ये तो बेटा आपको एसिनाई कोशिकीय समूह में लिखना है। और बेटा लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में आप क्या पढ़ेंगे? देखो सबसे पहली बात तो आप पढ़ेंगे अंतःस्रावी कोशिकीय समूह है जो एसिनाई के बीच बीच में उपस्थित होता है, ठीक है बेटा। अंतःस्रावी प्रकृति का होता है, एसिनाई समूह की कोशिकाओं के बीच बीच में उपस्थित होता है। और इस समूह में 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और नंबर 3 पे गामा या डेल्टा कोशिकाएं। 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं बेटा। और इन कोशिकाओं के द्वारा हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मैं लिख रहा हूँ, अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागॉन, बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होते हैं। और बेटा जो गामा अथवा डेल्टा कोशिकाएं हैं इनके द्वारा सोमैटोस्टैटिन, गैस्ट्रिन एवं सेरेटोनिन हार्मोन से स्रावित होते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको अग्नाशय ग्रंथि में ये पूरी की पूरी कहानी याद करनी है, ठीक है। एक बार मैं पूरी कहानी आपके सामने बोल देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लो। देखिए, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच में उपस्थित होती है। यह मिश्रित प्रकृति की ग्रंथि है। इस ग्रंथि का निर्माण 2 अलग अलग प्रकार के कोशिकीय समूहों के संयोजन से होता है, ठीक है। मतलब एक प्रकार का कोशिकीय समूह तो बहिर्स्रावी प्रकृति का होता है और दूसरे प्रकार का कोशिकीय समूह अंतःस्रावी प्रकृति का होता है। इसीलिए बेटा इसे मिश्रित प्रकार की ग्रंथि कहा जाता है। अब कौन कौन से कोशिकीय समूह हैं, है ना, दोनों के बारे में पढ़ लें। सबसे पहला है एसिनाई कोशिकीय समूह। सबसे पहली बात तो बेटा कि ये बहिर्स्रावी कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। दूसरी बात, इन कोशिकाओं के समूह संयोजी ऊतक में बीच बीच में उपस्थित होते हैं और इन कोशिकीय समूहों के द्वारा
अग्नाशयी रस का स्त्रावण किया जाता है। हो गया बेटा, काम खत्म। अब दूसरे पर आइए, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ठीक है बेटा, ये अग्नाशय ग्रंथि का केवल 2% भाग अंतःस्रावी प्रकृति का होता है। ठीक है बेटा, लैंगरहैंस की दीपिकाएं संयोजी ऊतक में एसिनाई कोशिकीय समूहों के बीच बीच में उपस्थित होते हैं। और बेटा, इन दीपिकाओं का निर्माण 3 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से होता है। कौन कौन सी कोशिकाएं बेटा? अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा अथवा डेल्टा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन तथा गामा या डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा सोमेटोस्टैटिन, गैस्ट्रिन तथा सेरोटोनिन हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं। तो बेटा, आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। किसके अंतर्गत? अग्नाशय ग्रंथि के अंतर्गत। ठीक है बेटा, तो ये मैं पूरा का पूरा मिटा रहा हूँ, क्योंकि अब अपन तीसरे प्रकार की पाचक ग्रंथि से संबंधित, तीसरे प्रकार की सहायक ग्रंथि से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब अपन देखो, आहार नाल से संबंधित 2 प्रकार की ग्रंथियां तो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? कौन कौन सी पढ़ ली बेटा? एक तो लार ग्रंथियां और दूसरी अग्नाशय ग्रंथि। और अब अपन आ गए यकृत पे। तो बेटा देखो, यकृत के अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो बेटा यकृत की संरचना और दूसरे यकृत के कार्य। ठीक है, पेपर के हिसाब से में वर्क ऑफ लिवर यानी कि यकृत के कार्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि अपन संरचना भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन लिवर के कार्य पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से एक एक करके लिवर के कार्यों को आप देखें। ठीक है, तो मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, तीसरे प्रकार की ग्रंथि। क्या नाम है बेटा उसका? यकृत ग्रंथि। तो इसमें भी अपन कौन सा हेडिंग पढ़ रहे हैं? सबसे पहले यकृत के कार्य। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? लिवर। ठीक है, बहुत सारे काम हैं, ध्यानपूर्वक एक एक काम को आप सुनना। ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहला काम इसका बेटा पित्त का निर्माण। चाहे पित्त बोल दो या पित्तरस बोल दो, एक ही बात है। ये सबसे पहला काम हो गया पित्त का निर्माण। ठीक है, तो आप लिखेंगे यकृत द्वारा पित्तरस, पित्तरस का निर्माण यकृत द्वारा पित्तरस का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पित्तरस एक हरे रंग का यह हरे रंग का क्षारीय तरल है। पित्तरस एक हरे रंग का क्षारीय तरल है, जिसमें पित्त लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन क्या क्या होते हैं बेटा? पित्त लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल व लेसिथिन आदि पदार्थ पित्तरस में उपस्थित होते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलिए। इसके लवणों की बात कर रहे हैं। पित्त लवण,
कौन से होते हैं बेटा? सोडियम एवं पोटेशियम, सोडियम व पोटेशियम, कार्बोनेट, कार्बोनेट, ग्लाइकोलेट व टोरकोलेट, टोरकोलेट, ये पित्त लवण है बेटा। कौन से लिखे हैं मैंने? सोडियम एवं पोटेशियम, कार्बोनेट, ग्लाइकोलेट एवं टोरकोलेट। ठीक है। और पित्त वर्णक कौन से होते हैं बेटा? पित्त वर्णक बिलीरुबिन व बिलूवर्डिन, ये पित्त वर्णक हो गए बेटा। इनका निर्माण आरबीसी के या हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। हीमोग्लोबिन के विखंडन से बने, हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। तो बेटा पित्तरस एक क्षारीय और उत्सर्जी तरल है। पित्तरस एक क्षारीय, पहले भी बता चुका हूं, और उत्सर्जी तरल है। पाचक एंजाइम इसमें एब्सेंट होते हैं। पाचक एंजाइम क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना। फिर भी ये कुछ विशिष्ट कार्य करता है। तो अब अपन नीचे पित्तरस के कार्य लिख रहे हैं। देखो, भोजन को सड़ने से रोकना, सड़ने से रोकना एक काम हो गया बेटा पित्तरस का। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। ठीक है, आगे चलो। भोजन की अम्लीयता को समाप्त कर क्षारीयता, भोजन की अम्लीयता को समाप्त कर क्षारीयता प्रदान करना। एक ये भी इसका काम हो गया बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम बेटा, वसाओं के पायसीकरण, पायसीकरण में मदद करना। अब पायसीकरण क्या होता है बेटा? ध्यान से सुन लो। पित्त रस में उपस्थित पित्त लवण, आपको बता चुका हूं पित्त लवण कौन से होते हैं। भोजन में उपस्थित जटिल वसाओं, यानी कि वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं, यहां लिख रहा हूं, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलते हैं। छोटी छोटी गोलिकाओं, ठीक है ना। तो बेटा ये कैसी हो गई? सरल वसाएं। और बेटा पायसीकरण की क्रिया का महत्व क्या है कि बेटा पायसीकृत वसाओं पर अग्नाशयी रस का लाइपेज एंजाइम सरलता से क्रिया कर पाता है। तो बेटा ये केवल और केवल आपने यकृत का केवल एक काम पढ़ा है। क्या काम है बेटा? पित्त का निर्माण। अब इसी को मैं दोबारा से आपके सामने एक बार प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद
अपन लिवर के अन्य कार्यों को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यानपूर्वक सुने। देखिए बोर्ड पे सबसे पहले तो आप बोल देंगे कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद चलिए पहला काम क्या लिखा है बोर्ड पे, पित्त का निर्माण। तो आप क्या बोलेंगे, यकृत द्वारा पित्तरस का निर्माण किया जाता है। पित्तरस हरे रंग का क्षारीय तरल है जिसमें पित्त लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल एवं लिसाइथिन आदि पदार्थ उपस्थित होते हैं। फिर आपने बेटा पित्त वर्णकों और पित्त लवणों के बारे में बताया। कौन कौन से होते हैं पित्त वर्णक, बिलीरुबिन और बिलूवर्डिन वर्णक कह रहा हूँ। और बेटा इनका निर्माण हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। ठीक है, और बेटा पित्त लवणों में सोडियम एवं पोटेशियम कार्बोनेट, ग्लाइकोलेट एवं टॉर्कोलेट, ये पित्त लवण होते हैं। बैठ गई आपके समझ में। अब आप ध्यानपूर्वक सुने कि यकृत के द्वारा निर्मित पित्त रस एक हरे रंग का क्षारीय उत्सर्जी तरल है जिसमें पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं, फिर भी इसकी पाचन में मुख्य भूमिका होती है। और उस सेंस में आपको मैंने बोर्ड पर 4 कार्य लिख दिए हैं। कौन कौन से 4 कार्य हैं, देखो बेटा। एक तो पित्तरस भोजन को सड़ने से बचाता है। दूसरा पॉइंट बेटा, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है बेटा, लिखा हुआ है। तीसरी बात, भोजन की अम्लीयता को नष्ट करके क्षारीयता प्रदान करता है। और बेटा चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है बेटा, वसाओं का पायसीकरण करना। वसाओं का पायसीकरण करना। ठीक है, क्या होता है वसाओं का पायसीकरण, कि बेटा पित्त रस में उपस्थित पित्त लवण भोजन में उपस्थित जटिल वसाओं यानी कि वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को सरल वसाओं यानी कि छोटी छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट करते हैं। यही क्रिया वसाओं का पायसीकरण कहलाती है। ठीक है, और बेटा वसाओं के पायसीकरण का महत्व क्या होता है कि पायसीकृत वसाओं पर बड़ी आसानी से अग्नाशयी रस का लाइपेज एंजाइम कार्य कर पाता है। तो बेटा ये लिवर का कार्य नंबर 1 हो गया। अब इसमें कंपटीशनों के लिहाज से कई छोटे प्रश्न भी बन जाते हैं। ठीक है ना, तो पहला काम अपन कौन सा पढ़ चुके हैं, लिवर का पित्त रस का निर्माण। ठीक है बेटा, अब आगे चलिए, किसके कार्य पढ़ रहे हैं अपन, वर्क ऑफ लिवर। पहला काम अपन पढ़ चुके पित्त रस का निर्माण। ठीक है ना, अब अपन दूसरा काम पढ़ रहे हैं, यकृत की कोशिकाएं। कार्य नंबर 2, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित कर लेती हैं। ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित कर लेती हैं। और बेटा यह क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है बेटा, कार्य नंबर 3 सुने आप। जब रुधिर में शर्करा की कमी होने लगती है तो यकृत कोशिकाओं में संचित ग्लाइकोजन, यकृत कोशिकाओं में संचित ग्लाइकोजन विघटित हो जाती है ना।
और विघटित होकर के ग्लूकोज में बदल जाती है और रुधिर में मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर बेटा ग्लाइकोजन का अपघटन हुआ, ठीक है, इसलिए इस क्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ये कार्य नंबर 3 हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का अपघटन। ये तीसरा काम हो गया, ठीक है बेटा। चौथे पॉइंट पर आइए। यकृत कोशिकाएं विपरीत परिस्थितियों में अमीनो अम्लों एवं बसीय अम्लों, एमिनो एसिड एंड बसीय अम्लों, फैटी एसिड, अमीनो अम्लों एवं वसीय अम्लों से भी ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेती हैं, ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेती हैं। और बेटा ये क्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस क्रिया का नाम है बेटा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बेटा ये कितने काम हो गए? 3, ठीक है। इसके अलावा भी और आपको बता देता हूँ, यकृत कोशिकाएं आर्निथीन चक्र द्वारा, पॉइंट नंबर 4 नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, आर्निथीन चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण करती हैं। यकृत कोशिकाएं आर्निथीन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण करती हैं। यह यूरिया रक्त के द्वारा वृक्क में पहुंचता है और वृक्क से फिर मूत्र द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। बैठ गया आपके समझ में? आगे चलिए पॉइंट नंबर 6 पर देखिए। भ्रूणावस्था में यकृत कोशिकाएं आरबीसी का निर्माण करती हैं। भ्रूणावस्था में यकृत कोशिकाएं आरबीसी का निर्माण करती हैं, जबकि वयस्क अवस्था में यकृत की कुफर्स कोशिकाएं, इन एडल्ट, वयस्क अवस्था में यकृत की कुफर्स कोशिकाएं आरबीसी का, मृत आरबीसी का विघटन करती हैं। तो बेटा ये कार्य नंबर 6 हो गया, ठीक है। आगे चलिए 7वां, यकृत कोशिकाओं के द्वारा हेपेरिन नामक एंटीकोगुलेंट निर्मित किया जाता है। ये एक प्रोटीन है बेटा, जो ना सामान्य रूप से बहते हुए रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकती है। इस एंटीकोगुलेंट प्रोटीन का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? आपके सामने लिखा है, हेपेरिन के द्वारा। आगे चलिए बेटा, यकृत कोशिकाएं प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन्स निर्मित करती हैं। और ये प्रोटीनें बेटा रुधिर के चोट लगे वाले स्थान पर रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती हैं, ठीक है। एंड लास्ट काम कि यकृत कोशिकाएं विटामिन ए एवं B12 का संचय करती हैं।
यकृत कोशिकाएं विटामिन ए एवं बी12 का संचय करती हैं। इसके अलावा यकृत कोशिकाओं के द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण भी किया जाता है। ठीक है बेटा, और यहां पर नंबर 1 पर मैं लिख देता हूं पित्त रस का निर्माण। तो बेटा आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे मैंने लगभग 9 पॉइंट लिख दिए और ये सारे के सारे पॉइंट लिवर के कार्य हैं। ठीक है ना, तो एक बार आप इन 9 के 9 पॉइंटों को सुन लीजिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं बेटा यकृत अथवा लिवर के कार्य। ठीक है ना, तो कौन कौन से काम हो गए ध्यानपूर्वक सुने। देखिए बेटा, सबसे पहला लिवर का काम है पित्त रस का निर्माण। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि पित्त रस एक हरे रंग का क्षारीय और उत्सर्जी तरल है। इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, फिर भी इसकी पाचन में मुख्य भूमिका होती है। और बेटा आपको बता चुका हूं कि पित्त रस के अंदर पित्त लवण, पित्त वर्णक, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एवं लेसिथिन उपस्थित होते हैं। पित्त रस के आपको मैंने काम भी बता दिए। भोजन को सड़ने से बचाता है, हानिकारक जीवाणुओं को, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। और बेटा सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट काम इमल्सिफिकेशंस ऑफ फैट्स, वसाओं का पायसीकरण किसे कहते हैं कि बेटा पित्त रस में उपस्थित पित्त लवण सोडियम एवं पोटेशियम बाइकार्बोनेट, टॉर्कोलेट एंड ग्लाइकोलेट, पित्त लवणों के नाम बोले हैं मैंने। ये ना क्या काम करते हैं, ये लवण भोजन में उपस्थित वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्या है अग्नाशयी रस का लाइपेज एंजाइम सुगमता से क्रिया कर पाता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। दूसरा काम बेटा, रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को यकृत कोशिकाएं ग्लाइकोजन में बदलकर संचित कर लेती हैं और बेटा ये क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है ये क्रिया? ग्लाइकोजेनेसिस। अगले पॉइंट पर आइए। जब रुधिर में ग्लूकोज की या शर्करा की कमी होने लगती है तो यकृत कोशिकाओं में संचित ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर रुधिर में मुक्त हो जाती है। ठीक है बेटा, और ये क्रिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। अगले पॉइंट पर आइए। विपरीत परिस्थितियों में यकृत कोशिकाएं अमीनो अम्ल एवं बसीय अम्लों से ग्लूकोज का निर्माण करती हैं और ग्लूकोज को रुधिर में मुक्त कर देती हैं और इस क्रिया को अपन बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो कितने काम पढ़ लिए अपन ने? 4। पांचवे पे आइए कि यकृत कोशिकाएं आर्निथिन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण करती हैं। यह यूरिया रक्त के द्वारा वृक्क में पहुंचता है। ठीक है, और बेटा फिर मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। आगे चलिए। भ्रूणावस्था में यकृत कोशिकाएं आरबीसी का निर्माण करती हैं। ठीक है बेटा, आगे चलिए इसी में। लेकिन वयस्क में यकृत की कुफर्स कोशिकाएं मृत आरबीसी का विघटन करती हैं। बैठ गई समझ में? आगे चलिए कि यकृत कोशिकाओं के द्वारा हेपेरिन नामक प्रोटीन निर्मित किया जाता है जो कि एक प्रतिस्कंदक पदार्थ है और इसी प्रोटीन के कारण रुधिर वाहिनियों में बहते हुए रुधिर का थक्का नहीं जम पाता। इसके अलावा यकृत कोशिकाओं के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीनें निर्मित की जाती हैं। इन्हीं प्रोटीनों के कारण
चोट लगे स्थान पर कुछ समय पश्चात रुधिर का थक्का जम जाता है और रुधिर का बहना रुक जाता है। लास्ट पॉइंट बेटा, आप ये देख रहे हैं कि यकृत कोशिकाओं के द्वारा विटामिन ए और विटामिन बी12 का संचय किया जाता है तथा यकृत कोशिकाएं विटामिन ए के संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो बेटा आज अपन ने पहले तो पढ़ा अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पूरा, और उसके बाद अपन ने तीसरी सहायक ग्रंथि में लिवर के कार्य सबसे पहले पढ़े। कल की क्लास में अपन पहले लिवर की संरचना पढ़ेंगे और फिर पाचन क्रिया स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।